Welcome to Bark. I am Kumar Gaurav and you are watching the third video in Indus वाटर या इंडस रिवर सिस्टम। हमने पहले वीडियो में इंडस रिवर और इसके जितने भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसके बारे में हमने पढ़ी थी। इंडस रिवर के बारे में डिटेल से पढ़ी और इसके जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, चाहे वो श्योक रिवर हो, चाहे वो गिलगित रिवर हो, चाहे वो काबुल रिवर हो, गुम्मल हो, तोची हो या कुर्रम हो, उसके बारे में हमने पढ़ी। दूसरे वीडियो में हमने इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में दूसरे वीडियो में पढ़ी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन दोनों के समान ही, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और ये है इंडस वाटर ट्रीटी। इससे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है और प्री में तो आ ही सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी, और ये काफी न्यूज में भी रहा है हाल फिलहाल के दिनों में, जब से भारत में पहलगांव अटैक हुआ हो या फिर कोई और आतंकवादी घटना जब घटती है तो भारत सरकार चाहती है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये भारत के फेवर में ये ट्रीटी नहीं है। ऐसा क्यों बोला जाता है, आगे हम ये लेक्चर में जरूर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू पार्ट इन द इंडस वाटर रिवर सिस्टम का ही अगला पार्ट में, पार्ट थर्ड में शुरू करते हैं हम। ये है इंडस वाटर ट्रीटी। नाम क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी। ये एक लैंडमार्क वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये तो आप जानते ही होंगे, संभव है, कि जो इंडस रिवर है और इनके जो ट्रिब्यूटरी हैं, खास करके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में हमने पढ़ा, वो झेलम हो, चिनाब हो, उसके बाद ब्यास रावी हो, ब्यास हो या सतलज हो। इसका हमने पूरा मैप बना के आपको दिखाया था, उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पर। तो इन सब नदियों का कैसे वाटर शेयरिंग होगा, इस पे जो ट्रीटी हुआ है उसी को इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। सो दिस ट्रीटी governs the rules and regulations and also forms the rules and regulations on how water should be distributed between India and Pakistan of these river Indus and its five tributaries, five major left bank tributary का रिवर कैसे डिस्ट्रीब्यूट, वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे ही इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। ठीक है, और ये सरवाइव किया है, जो 1960 में साइन हुई थी, तभी से अभी तक ये जो ट्रीटी है ये सरवाइव करते आ रही है इन स्पाइट ऑफ सेवरल डिकेड्स ऑफ स्ट्रेन्ड बायलैटरल रिलेशन। हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती या दुश्मनी किस तरह की रही है, उसके बावजूद ये इंडस वाटर ट्रीटी आज तक लागू है। यही इसकी एक मेजर अचीवमेंट है। ये शायद दुनिया के कुछ वाटर ट्रीटी में से एक है जो इतने सक्सेसफुल रही है। कब साइन हुई थी? ये साइन हुई थी 1960 में कराची में। ये डेट नहीं याद रखना है, 1960 में साइन हुई थी, इतना काफी है। और कराची या पाकिस्तान में साइन हुई थी 1960 में। इसका यूज अगर मेंस एग्जाम होता है तो उसमें आप इंट्रोडक्शन के रूप में कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो पूछा जा सकता है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है कब साइन हुआ, तो 1960 में कराची में। कौन सिग्नेटरीज थे? भारत की तरफ से भारत का प्राइम मिनिस्ट्री, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आयूब खान, ये दोनों साइन किए थे, और वर्ल्ड बैंक मीडिएटर में था। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी का मीडिएशन किसने किया। ठीक है, ये एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आता है, क्योंकि पाकिस्तान का नेचर आप जानते हैं। तो इसमें भी दोनों एक साथ नहीं आया, बल्कि वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएशन किया। वर्ल्ड बैंक के निर्देश में, देख रेख में ये समझौता हुआ था। इसलिए क्वेश्चन आता है कि इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी ऑफ रिवर वाटर शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट वाज मीडिएटेड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो आपका आंसर वर्ल्ड बैंक होना चाहिए। तो भारत की तरफ से भारत का उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के तरफ से उस समय के वहां के प्रेसिडेंट आयूब खान थे, और मीडिएशन वर्ल्ड बैंक कर रहा था। इसमें रिवर को एलोकेट किया गया है, डिवाइड किया गया है। हम जानते हैं कि रिवर कौन है, जो मेन रिवर है वो इंडस है,
दूसरा रिवर कौन है? झेलम है। फिर कौन है? चिनाब है। इसके बाद कौन रिवर आता है? ब्यास है, सॉरी रावी है। फिर कौन है? ब्यास है। अगला रिवर कौन है? सतलज रिवर है। और ये सब मिलके कहाँ मिलती है? इंडस में मिलती है। यही 6 रिवर का इसमें डिवीजन किया गया। जो ऊपर का 3 रिवर है, जो वेस्टर्न साइड के 3 रिवर है, नॉर्थन कह सकते हैं, वेस्टर्न भी कह सकते हैं, दीज 3 रिवर्स नेमली इंडस, झेलम और चिनाब, ये तीनों रिवर पाकिस्तान को दी गई है। नीचे के जो रिवर है, रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों भारत को मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फ्लो तो करेगा, जहां से फ्लो कर रहा है वहां ही भारत का हिस्सा से ही फ्लो करेगा, पर इस पर भारत बहुत कम यूज कर सकता है इसके वाटर को। आगे देखेंगे कि कैसे इसके पानी को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। यानी जो मैक्सिमम वाटर है, ये वाटर कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। सो पाकिस्तान वर एलोकेटेड 3 वेस्टर्न रिवर्स नेमली इंडस, झेलम, चिनाब। इस पे जो अधिकतर इसका जो यूज है वो पाकिस्तान को दिया गया। भारत को दिया गया ईस्टर्न 3 रिवर्स, ये जो 3 हैं, रावी, ब्यास और सतलज। these 3 rivers were given to India. Yeah, India can use the waters of these 3 rivers for any purpose. हम किसी भी तरीका से, चाहे रावी हो, चाहे ब्यास हो, चाहे सतलज हो, इन तीनों रिवर के वाटर को हम मनचाहे ढंग से यूज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडस, लेकिन या इंडिया से क्योंकि पहले जाती है, बाद में पाकिस्तान इसे जैसे भी यूज करे, इंडिया का उतना टेंशन नहीं है। हालांकि इकोलॉजी में इसको उसको भी सारा पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इंडस और झेलम और चिनाब, ये तीनों को कौन यूज करेगा? इंडिया इस पे बहुत कम यूज कर सकता है। इंडिया इसका, या हम कहे तो नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकता है। नॉन कंजम्पटिव यूज मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा यूज जिससे कि इसका वाटर फ्लो में ज्यादा कमी ना आए, इसका वाटर फ्लो मेंटेन रहे। जितना वाटर फ्लो पहले है उतना ही वाटर फ्लो के साथ ये पाकिस्तान में भी ये तीनों से वाटर जाए। तो इंडिया इन तीनों में सिर्फ नॉन कंजप्टिव यूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा ना हो कि झेलम के पानी को लेकर कनाल बनाकर हम राजस्थान ले आए, ये नहीं अलाउ किया जाएगा। ऐसा ना हो कि झेलम के पानी को हम इस तरह से कश्मीर में बांटे कि इसका वाटर फ्लो एकदम रुक जाए, नॉट अलाउड, बिकॉज वी कैन ओनली यूज द वाटर्स ऑफ दीज 3 रिवर्स फॉर नॉन कंजप्टिव पर्पसेस। सिर्फ नॉन कंजप्टिव यूज कर सकते हैं। नॉन कंजप्टिव का मतलब देखिए, यहाँ इंडस है, झेलम है, चिनाब है, इसका हम नॉन कंजप्टिव यूज कर सकते हैं, कम से कम यूज कर सकते हैं। लेकिन रावी, ब्यास और सतलज का हम मनचाहे तरीका से वाटर यूज कर सकते हैं। ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, रिवर का एलोकेशन हुआ है, डिवीजन हुआ है रिवर का। द 6 रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम वर क्लासिफाइड एंड डिवाइडेड। इसको एक ईस्टर्न रिवर में बांटा गया और इसको भारत को दे दिया गया, जैसे रावी, ब्यास और सतलज। इंडिया हैज अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, इससे जितना भी वाटर है, इंडिया इसको अनरिस्ट्रिक्टेड के रूप में, कोई भी प्रतिबंध नहीं है, चाहे जैसे मन हो हम इसके वाटर्स को यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसका वाटर पर ऐसा बांध बना दें कि पाकिस्तान में इसका पानी ही ना जाए, तो भी चलेगा। बस थोड़ा सा, ताकि इसके जो रिवर है उसके आगे के जितना भी लाइफ है, जितना फिश हैं और विभिन्न तरह के लाइफ जो इनके वाटर में है, उनकी मृत्यु ना हो, एक मेंटेन करना चाहिए एक लेवल रिवर को, ताकि रिवर खत्म ही ना हो जाए, उसको छोड़ के थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। पर अदरवाइज वी कैन यूज द वाटर्स इन अनरिस्ट्रिक्टिव सेंस, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर दूसरे क्लासिफिकेशन क्या थी? वेस्टर्न रिवर की, जो पाकिस्तान को दिया गया, चाहे इंडस हो, झेलम हो, चिनाब हो, पाकिस्तान हैज अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, पाकिस्तान इसको जैसे चाहे यूज कर सकता है, और भारत सिर्फ नॉन कंजप्टिव यूज कर सकता है। वाटर शेयर इस तरह से क्या हुआ, पाकिस्तान को क्या मिला? रिसीव्ड कंट्रोल ओवर 3 वेस्टर्न रिवर मिल गया, इंडस, झेलम, चिनाब, जो कि ये टोटल जो वाटर शेयर है उसका 80% है। यानी ये 6 रिवर में जितना भी वाटर जाता है उसमें मैक्सिमम वाटर तो वेस्टर्न 3 रिवर से ही जाता है, चाहे वो इंडस हो, झेलम हो, चिनाब हो। इससे इस एरिया का, यानी 6 वो मिला के 80% वाटर इसी में जाता है। और रावी, ब्यास और सतलज जो एसबीआर हैं, रावी, ब्यास एंड सतलज, इसमें मात्र 20% वाटर जाते हैं इन छेबों के कंपैरिजन में। यानी टोटल जो पानी जा रही है 80% ऊपर के 3 रिवर से जा रही है और रेस्ट 20% नीचे के 3 रिवर से जा रही है। यानी भारत के पास कितना पानी बचा? मात्र 20% ऑफ टोटल वाटर फ्लो बचा। इसलिए बहुत लोगों का मानना है
कि भारत के लिए ये जो ट्रीटी है उतना अच्छा नहीं है भारत के दृष्टिकोण से, बिकॉज वी कैन यूज ओनली 20% ऑफ वाटर फ्लो इन द सिस्टम, बल्कि पाकिस्तान को 80% मिल गया। हालांकि दूसरा दलील यह भी है कि हमने इस रीजन का जो 20% वाटर फ्लो है, इस तीनों रिवर का भी हमने अच्छे से यूज नहीं कर पाया है, इस्तेमाल नहीं कर पाया है। तो अगर जा रहा है पाकिस्तान में तो उससे हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम एकाएक एक दिन में बांध तो बना नहीं सकते हैं, और इस एरिया में बांध बनाना बहुत सेंसिटिव होगा, पहाड़ का एरिया है, लैंडस्लाइड्स बढ़ सकते हैं, फ्लड्स बढ़ सकते हैं। सो वी हैव नॉट बीन एबल टू यूज इवन द 20% ऑफ वाटर। सो क्यों हम इतना कर रहे हैं कि 80% को रोका जाए। लेकिन सरकार की जो दलील है कि एक साथ ब्लड एंड वाटर नहीं फ्लो कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मानता है, बार बार टेररिस्ट अटैक करता है, तो उससे हमारे सेनाओं की ब्लड का लॉस होता है, तो हम उसे फ्री में वाटर नहीं देंगे। पर क्वेश्चन जो एक्सपर्ट उठाते हैं, तो फिर हम ये पानी का करेंगे क्या, क्योंकि बांध तो बना नहीं सकते। तो इस पे अभी भारत की तरफ से लगातार डिस्कशन चल रहा है, शायद कुछ इसका उपाय निकाला जाए। तो इंडिया का क्या है, लिमिटेड यूज है वेस्टर्न रिवर्स पर, इंडस पर, झेलम पर, चिनाब पर रेस्ट्रिक्टेड यूज है। ये वेस्टर्न रिवर पर इंडिया को परमिट किया गया है ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे नॉन कंजेप्टिव यूजेस है, नेविगेशन हो, यानी इस पे हम नाव चला सकते हैं, डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं जिससे वाटर फ्लो कम हो, और लिमिटेड एग्रीकल्चरल यूज। एग्रीकल्चरल यूज ऐसा नहीं कि पूरा पानी इसका खत्म कर दें, लिमिटेड यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज कैसे कर सकते हैं इस पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना के, लेकिन वो सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये देखिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई इधर से रिवर आ रही है, इसमें वाटर भरा हुआ है, हमने यहाँ पर बांध बनाया, ये डैम दिख रहा है, और इसको डैम के ऊपर से जब पानी गिरेगा तो यहाँ हम टरबाइन रख देंगे जिससे बिजली का प्रोडक्शन होगा। अब इसमें बताइए क्या जो वाटर फ्लो है ये तो रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, वाटर का तो कहीं कमी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ लेक का क्रिएशन नहीं हुआ। अगर हम ऐसा बांध बनाते बड़ा सा जिससे यहाँ बहुत बड़ा लेक बनता, तब तो इसका वाटर फ्लो में गिरावट आती ना, वाटर फ्लो कम होती। लेकिन ऐसा करने, इसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं सिंपली, कि जो वाटर फ्लो है वो कम नहीं होना चाहिए, उस तरीका से हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये भी फोटो है कि मेन रिवर यहाँ से आ रही थी, हमने डाइवर्सन किया, ये सब जो लिखा हुआ है, अगर आप इंजीनियर होते तो और अच्छा से हम आपको समझा पाते, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सिंपल है क्या कि इस तरफ से रिवर आ रही है मेन रिवर, इसको डाइवर्ट किया गया छोटे रिवर में, छोटे कनाल में, और फिर इस पे बांध बनाकर इस पे बिजली तैयार की गई, और फिर से इसके पानी को इसी में छोड़ दिया गया। तो अंत में इसमें जो वाटर फ्लो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, वाटर फ्लो सेम रखा गया। इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। ये किस में आता है, ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आता है, और रिन्यूएबल एनर्जी का ही हिस्सा माना जाता है। लेकिन जो बड़े पावर प्रोजेक्ट होते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उससे एक बड़े क्षेत्र में पानी से बड़ा क्षेत्र डूब जाता है, बड़ा लेक का निर्माण होता है, जिसका खुद एक बहुत कॉन्सिक्वेंस है। आगे है कि अगर इसमें कुछ समस्या, पहले ये देखिए कि परपेचुइटी क्या है, कि ये जो ट्रीटी साइन किया गया है ये परपेचुअल नेचर का है, और इसको मॉडिफाई या टर्मिनेट तभी किया जा सकता है जब दोनों देश सहमत हो, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता है। इसमें बदलाव तभी किया जा सकता है जब दोनों देश हाँ करें, जब इंडिया भी और पाकिस्तान दोनों सहमति दिखाए कि हम वाटर इंडस वाटर ट्रीटी को का किसी टर्म्स को चेंज करना चाहते हैं, हम इसको खत्म करना चाहते हैं, दोनों का सहमति है। तो क्या जो सरकार बोल रहा है झूठ बोल रहा है कि हम अकेले ही इसको चेंज कर देंगे, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इसको क्या कर सकता है, नलिफाई कर सकता है, इसको खत्म कर सकता है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो इससे क्या होगा, हम वर्ल्ड बैंक का जो आदेश है, मीडिएशन है, वर्ल्ड बैंक का जो डिसीजन है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। दुनिया के कितने देश हैं जो वर्ल्ड बैंक का, यूएन का बात मान रहा है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो इजराइल हो। तो ये सब देश जितने हैं, या पाकिस्तान खुद बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं जो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं चाहता है करने। तो इंडिया लॉ के हिसाब से अगर पूरी तरह से लॉ को फॉलो करें, इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो करें, तब तो हम नहीं कर सकते हैं अकेले। लेकिन लॉ को फॉलो कौन करता है, इसमें इसके इसके ऊपर आते हैं थोड़ा देर में। इस पे कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स और चैलेंजेस हुए हैं, जैसे भारत ने
किशनगंगा जो हम आप पढ़ा रहे थे, तो उस पे पढ़ाया कि ये किशनगंगा झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है और उस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसका भी नाम किशनगंगा ही है। दूसरा, चिनाब पर रेतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये जब भी हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी होता है, फिर भी पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है। पाकिस्तान इसमें क्या करता है, बोलता है कि ये डिजाइन को वायलेट कर रहा है, यानी कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ना है, इससे वाटर फ्लो में कमी आ सकता है। तो बार बार पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है, हम कितना ही अच्छा क्यों ना रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना दें। उसके बाद पैरेलल डिस्प्यूट मैकेनिज्म, ये भी आते हैं, मतलब उस पे अभी आ रहे हैं। दूसरा है कि इंडियाज मॉडिफिकेशन नोटिस 2023 में भारत ने नोटिस दिया कि हम चाहते हैं रिव्यू और मॉडिफिकेशन करना इंडस वाटर ट्रीटी का, क्योंकि पाकिस्तान का जो लगातार इंट्रांसियंस काम है, जो लगातार ये अपना आदत में सुधार नहीं करता है, बॉर्डर क्रॉस करके टेररिज्म को भेजता है हमारे देश में, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको अपडेट करें। ये भारत सरकार की मानना है, बार बार भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया गया है। और भारत जो भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाता है, पाकिस्तान उसमें अपना पैर जरूर अड़ाता है। पॉलिटिकल लिवरेज है, हम बार बार, इंडिया कहता है कि हम इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर के रूप में भी ये पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहा है कि अगर हम इंडस के पानी को या झेलम के पानी को, चिनाब के पानी को और नीचे के 3 रिवर रावी, ब्यास और सतलज के पानी को अगर हम रोक दें, तो पाकिस्तान में सूखा पड़ सकता है, वहां पानी की कमी हो सकता है। हालांकि इसमें खुद बहुत चैलेंज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिवर जैसे इंडस हो, सतलज हो, ये चाइना से आता है। अगर ये काम हम करते हैं तो चाइना को भी अगला दिन ये करने का मौका मिल जाएगा कि वो भी चाइना में इस पे बांध बना दे, फिर तो युद्ध का माहौल सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान में हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ऐसा नहीं करती है, पर इसको हम पॉलिटिकल लेवरेज की तरह जरूर यूज कर रहे हैं, बार बार ऐसा बोलते हैं कि इसे सस्पेंड किया जाएगा, तो इसको हम वैसा यूज करते हैं ताकि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको रोका जा सके। क्लाइमेट चेंज भी बहुत बदलाव आया है 1960 के बाद, क्लाइमेट में परिवर्तन आया है। जैसे अभी ग्लेशियर मेल्ट, जो ग्लेशियर का पिघलना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, रिवर फ्लो ऑल्टर्ड हो गया है, वाटर का जो स्ट्रेस है, यानी वाटर का जो नीड है इंडिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो 1960 में ही ट्रीटी साइन हुआ, आज इतना ज्यादा इन्वायरमेंट में बदलाव आया है, क्लाइमेट में बदलाव आया है, इंडिया की नीड में बदलाव आया है, तो क्या ऐसा ट्रीटी को चलने देना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन उठता है। अब देखिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, हमने देखा कि ये जो ट्रीटी है इसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी में मान लीजिए पाकिस्तान को किसी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में उसको लग रहा है कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट गलत है, इसको नाम तो दिया गया है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, पर इससे वाटर फ्लो में बहुत कम हो गया है, तो ये किसके पास कंप्लेन करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। यानी दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कैसे होगा, किस सेंस में, वाटर शेयरिंग के सेंस में, टेररिज्म के सेंस में ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, ये किसी और मुद्दा के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है। पर इंडस या उसके ट्रिब्यूटरी का वाटर शेयरिंग से कोई प्रॉब्लम होती है, दोनों देशों में अगर एक दूसरे का समझ में नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन होता है, तो उसको हम सोल्व करते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के द्वारा, जो इंडस वाटर ट्रीटी में ही दिया हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी में ही इस सिस्टम को लाया गया है कि आपस में कुछ भी अगर पसंद नहीं आएगा, आपस में कुछ भी अगर डिस्प्यूट रहता है, तो इसको रिजोल्व करने का मैकेनिज्म दिया गया है। इसमें बस आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है, 3 चीज सिंपल समझना है। एक है परमानेंट इंडस कमीशन, क्या है, परमानेंट इंडस कमीशन, ये फर्स्ट स्टेप है, यानी सबसे शुरू में जब पाकिस्तान को ऐसा लगे कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का डिजाइन कैसा है, इंस्पेक्शन करना हो, आके चेक करना चाहता हो, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हो, वो देखना चाहता हो, तो उसके लिए सॉल्यूशन कहाँ है, इंडस परमानेंट इंडस कमीशन, पीआईसी में। ये देखिए, जो फर्स्ट टीयर है, जो सबसे पहले स्थान पर है, जहां पर थोड़े अगर बायलैटरल डिस्कशन करना हो, यहाँ पर डाटा एक्सचेंज करना हो कि पहले इंडस में कितना वाटर आ रही थी चाइना से, अब कितना आ रही है, इस तरह के डाटा एक्सचेंज की जरूरत हो, या साइट इंस्पेक्शन करना चाहता है, वो आकर डैम को देखना चाहता है कि सही है कि नहीं, सही ढंग से बनाया गया है कि नहीं, तो उसके लिए परमानेंट इंडस कमीशन में जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इसमें दोनों सरकार एक एक कमिश्नर को अपॉइंट करती है। यानी परमानेंट इंडस कमीशन में
दोनों एक एक कमिश्नर को अपॉइंट करेगी और इस रिजोल्व होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से, यानी दोनों सहमति रहेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो सोल्व हो जाएगा। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको जानना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जो डिस्प्यूट रिजोल्व किया जाता है, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में 3 स्टेप है। फर्स्ट ईयर में यानी पहली बार जब छोटे मुद्दे रहेंगे तो उसके लिए हम पीआईसी जाएंगे, परमानेंट इंडस कमीशन जाएंगे। दूसरे स्टेज में हम न्यूट्रल एक्सपर्ट जाएंगे। न्यूट्रल एक्सपर्ट दूसरा टीयर पर बनाया गया है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वर्ल्ड बैंक इसको अपॉइंट करती है जब दोनों पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि ठीक है परमानेंट इंडस कमीशन से ये सोल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाता है। वर्ल्ड बैंक किसी एक व्यक्ति को भेजेगा और कहेगा जाके देखिए, दोनों का मुद्दा सुनिए और डिसाइड कीजिए। इसका भी बाइंडिंग डिसीजन होता है डिफरेंस पर, यानी मानना ही पड़ेगा। ये अपॉइंटेड टू डिसाइड ऑन टेक्निकल और इंजीनियरिंग डिफरेंसेस, प्रोजेक्ट डिजाइन, ये सब में अगर कुछ मुद्दा है, अगर दोनों में डिबेट है कि इसका जो प्रोजेक्ट डिजाइन है वो सही नहीं है, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठाया जाएगा। तीसरा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बड़ा हुआ क्योंकि ये आर्बिट्रेशन दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए, दोनों का डिस्प्यूट खत्म करने के लिए पूरा कोर्ट बैठाया जा रहा है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये भी वर्ल्ड बैंक स्टेब्लिश करता है, कोर्ट दोनों जब पार्टी रिक्वेस्ट करती है तब। इतना जानने की जरूरत नहीं, सिंपल हम जानते हैं कि 3 लेवल पर जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, ये 3 लेवल पर है। पहला लेवल पर क्या है, इंडस इंडस वाटर कमीशन, क्या है, परमानेंट इंडस कमीशन है। पहला लेवल पर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो है परमानेंट इंडस कमीशन, जिसको पीआईसी बोलते हैं, परमानेंट इंडस कमीशन। इसी को क्या बोलते हैं, पीआईसी बोलते हैं। दूसरा लेवल पर क्या है, न्यूट्रल एक्सपर्ट है, जो वर्ल्ड बैंक बना बैठाती है, न्यूट्रल एक्सपर्ट। ये दोनों सरकार मिलकर बनाती है। दूसरा वर्ल्ड बैंक द्वारा अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट होते हैं। और तीसरा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये कौन स्टेब्लिश करता है, ये भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक स्टेब्लिश करता है दोनों के कहने पर। और अगर इससे मुद्दा नहीं सोल्व हुआ, इससे अगर डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाया जाएगा, और इससे भी नहीं सोल्व हुआ तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाया जाएगा। ये 3 लेवल का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। आपको ये तीनों शब्द याद कर लेना है। अगर मेंस में लिख रहे हैं तो लिख देना है कि dispute resolution mechanism under the Indus Water Treaty has 3 steps or 3 tiers. At the first year there is permanent Indus Commission. दोनों सरकार एक एक को बैठाती है और छोटा मुद्दा का डिस्प्यूट को खत्म करती है। नहीं सोल्व होता है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाते हैं, और नहीं सोल्व होता है तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश करती है। तो बहुत सिंपल सा मुद्दा है, इसको आप ज्यादा इसमें पीएचडी करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ज्यादा समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा। जितना बताया गया है ये काफी है। और अगर चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। और जो भी करंट अफेयर्स में मुद्दा चल रहा है उसको भी आप इसके मदद से समझ सकते हैं। अब करंट अफेयर्स का मुद्दा को तो पूरा नहीं कवर किया जा सकता है क्लास में, क्योंकि हर एक समय मुद्दा अलग होता है अपने आप में। तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में अगर आता है इससे रिलेटेड, आप उसको भी पढ़ के अगर यहाँ समझें इतना, तो इसके मदद से उसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला दिन जब हम मिलेंगे ज्योग्राफी के क्लास में, तब अगला दिन हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। जैसे हमने इंडस के बारे में पढ़ा है, हर एक रिवर के बारे में विस्तृत चर्चा की है, और ज्यादा भी इतना भी ज्यादा डिटेल में नहीं कि वो एग्जाम के दृष्टिकोण से लेस यूजफुल और जो है मतलब ऐसा लगे सिर्फ कि हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं पर एग्जाम में ज्यादा उसका यूज ना रहे, उतना भी डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है। एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है जहां से हमारा क्वेश्चन भी ना छूटे और ज्यादा ज्यादा इतना ज्यादा ना मतलब ओवरलोडिंग हो जाए, इतना ज्यादा ना फैक्ट्स आ जाए कि हम उसको याद ही ना कर पाए। तो इसी तरह से हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम इंडिया के नॉर्थ इंडिया में है, बहुत बहुत ज्यादा कैचमेंट एरिया इसका इंडिया में हाईएस्ट है। ये सब के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।